गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आनंद मिश्रा और मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक लेयर, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स, वायुमंडलीय परतें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि आपने देखा होगा जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है और क्या होता है, स्थलमंडल होता है। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, और ये जहाँ पे तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे तीनों आपस में मिलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल। उसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल। और जैवमंडल ही तो जीवन का भौतिक आधार है, मींस जीवन यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल है क्या, क्या होता है वायुमंडल दोस्तों, बताइए फटाफट से। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का आवरण है। क्या है, विभिन्न गैसों का आवरण है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई है। हम कहीं भी जाते हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम कहीं भी चले जाएं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है वो किन किन गैसों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य गैसें होती हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, या फिर क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि वायुमंडलीय गैसों में सबसे ज्यादा किस गैस का मिश्रण होता है। वायुमंडलीय गैसों में सबसे ज्यादा किस गैस का मिश्रण होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन। कितना, 78.08%। मीन्स लगभग, अब अगर हम अप्रोक्सीमेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 78% या 78% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, 20.93%। कितना होता है, 20.93%। मीन्स लगभग 21% के आसपास आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, किस पे, वायुमंडल पे। ऑर्गन का परसेंटेज बहुत ही कम, लगभग 0.93%। ऐसे ही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है आपके वायुमंडल में वो होता है 0.04%। कितना होता है, 0.04% होता है, ठीक है। वाटर वेपर आप देख सकते हैं, जलवाष्प की मात्रा 0.5% के बराबर होती है। और रेडॉन, रेडॉन जो रेडियो एक्टिव गैस है बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, या कई बार यूं कह सकते हैं कि ना के बराबर मीन्स 10 to 0, ना के बराबर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। लेकिन जिस टाइम पे पृथ्वी पे भूकंप आने की संभावना होती है उससे कुछ देर पहले ही क्या रिलीज होती है, आपकी रेडॉन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। और ये पता लग जाता है किसको, जानवरों को, जिससे वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं पहले से, लेकिन ये आदमी को पता नहीं लग पाता, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर तो सबसे ज्यादा किस गैस का परसेंटेज होता है। जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर तब सबसे ज्यादा किस गैस का परसेंटेज होता है। तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस होगी वही तो ज्यादा होगी। तो वायुमंडल में आपके सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा हमारे अंदर जाएगा, मीन्स 78% के आसपास आपका जो है, 78% लगभग नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो आप सांस अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा जितनी इसमें पाई जाएगी शेष, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सभी गैसों का जो एक मिश्रण है वो वही उतना ही होता है जितना एटमॉस्फेयर में या जितना आपके वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन अब जब हम गैस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा होती है।
तो दोस्तों नाइट्रोजन, इसका उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप जितना लेते हैं पूरी की पूरी छोड़ देते हैं, पूरी की पूरी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विषैली गैस होती है। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसी नाइट्रोजन को जो पौधे लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन को हमने पूरा का पूरा निकाल दिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमने लिया कितना था? लगभग 21%, 17% मीन 17% के आसपास ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, और अंदर एब्जॉर्ब कितना किया? 4%। कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 4%। शेष आर्गन वगैरह जितना लेते हैं उतना ही निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए लिया हमने मात्र कितना? 0.04%। कितना लिया है? 0.04% हमने लिया था जब हमने सांस अंदर लिया था। ठीक है, और निकाला कितना? 4%। अब आप कहते हैं कि ये कहां से आ गई? हमने तो केवल वायुमंडल से इतनी ही CO2 लिया था, इतना कहां से आ गया? तो भैया कोशिकीय श्वसन होता है आपके अंदर शरीर में, कोशिकीय श्वसन होता है जिससे एनर्जी बनती है, जो ATP के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर होती है। उस टाइम पे कोशिकाओं का जो वेस्ट होता है वो एज ए CO2 के फॉर्म में निकलता है। कितना परसेंट? 4%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार यहां से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इनको प्रॉपरली आप नोट कर लीजिएगा, और जब भी एग्जाम देने जाइए तो इस पार्ट को जरूर रिवाइज करके जाइए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपकी वायुमंडलीय परतों के बारे में डिस्कस करने। तो देखिए वायुमंडल में टोटल आपके पास 5 परतें दोस्तों पाई जाती हैं। कौन कौन सी परतें हैं यहाँ पे? पहली क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका। पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि इनके सीक्वेंस को ही पूछ लेता है वो अरेंज करवाने के लिए। और होता क्या है, आप तो बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं और इसी में टाटा फिक्स हो जाते हैं। तो ज्यादा तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इनका सीक्वेंस याद रहना चाहिए। इनका सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में है, ये ऊपर से नीचे याद करो या फिर नीचे से ऊपर की ओर, एक सीक्वेंस आपको ये कंफर्म होना चाहिए। सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हाँ, कभी कभी आज के टाइम में ऐसा भी होता है कि हिंदी में नाम ना दे करके देता वो हिंदी में ही है, बट इंग्लिश नाम दे देता है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। मीन्स जो आपकी वायुमंडलीय परतें हैं दोस्तों, वो यहाँ से ट्रोपोस्फेयर्स मीन्स क्षोभ मंडल से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? वायुमंडल तक। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया? देखिए आइए याद करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? बहिर्मंडल। और सबसे नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? सबसे नीचे आएंगे क्षोभ मंडल। फिर बीच में समताप मिल गया, और उसमें मिल गया आपको आयन मंडल। ठीक है, तो देखिए 5 परतें हैं टोटल। बीच में आइए फटाफट से, बीच में क्या है आपका? यहाँ पे मध्य मंडल। बीच में क्या है? मध्य मंडल, सबसे ऊपर बहिर्मंडल और नीचे क्षोभ मंडल। ये समताप मंडल और ये है आपका आयन मंडल। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये परतों के नाम तो याद हो गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा पूछता है इनकी ऊंचाइयां। ठीक है, कि कौन सी लेयर पृथ्वी से कितने ऊंचे पर है। तो अगर हम क्षोभ मंडल की दोस्तों बात करते हैं, तो क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से वो है कितना? 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी से ऊंचाई इसकी कितनी है? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पर कितना है? 8 किलोमीटर। और अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं इस लेयर की, इस परत की अगर हम एक औसत ऊंचाई की बात करते हैं पृथ्वी से, तो दोस्तों लगभग 14 से 16 किलोमीटर के आसपास होती है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ये क्वेश्चन बढ़ के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब क्षोभ मंडल से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये सबसे निचला स्तर होता है जो पृथ्वी के पास ही पाया जाता है, जिसमें हम सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है, सबसे निचला स्तर होता है। सभी मौसमी घटनाएं सॉरी, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं जैसे कोहरा, धुंध, बादल, आंधी, तूफान, ओस, बारिश, ओला, तड़ित गर्जन थंडरिंग एंड लाइटनिंग, ये सारी घटनाएं सॉरी आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक है, सारी मौसमी घटनाएं कहां पे घटित होती हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ये सारी घटनाओं के साथ साथ में अगर कुछ हम घटनाओं को अपनी साइड से जोड़ दें तो लोगों में प्यार, मोहब्बत, धोखा, जीवन मरण ये घटनाएं भी यहां पर ही घटित होती हैं इसी लेयर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किस लेयर में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आपका दोस्तों उत्तर होगा क्या? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, मींस CO2 सबसे ज्यादा इसी लेयर में पाई जाती है। और क्षोभ मंडल सबसे गर्म होने का कारण भी यही गैस है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाले जितनी भी उष्मा है उसको ये CO2 रोक के रखता है, रोक लेता है, जिससे ये वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये परत का मौसम कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अधिक उत्तरदायी गैस होती है इस मंडल में कौन सी होती है? CO2 ही होती है। अगला जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम जो है वेस्ट टू ईस्ट मींस पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली बहुत ही तेज हवाएं हैं और ये लगभग पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। लगभग कितना? पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, तो पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी हवाएं पाई जाती हैं? जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह आपके सारे इसी में उड़ते हैं। जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं उनकी मैक्सिमम हाइट इस लेयर से कम ही होती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। जितनी भी चिड़िया वगैरह हैं वो सारे यहीं पे उड़ती हैं। संवहन मंडल भी बोलते हैं इस मंडल को हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेयर से क्या बनता है कि 165 मीटर अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं 165 मींस 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना टेम्परेचर घटता है? 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। मींस पर 165 मीटर ऊपर हाइट में जाने पर आपकी 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। या फिर इसी को हम कहें कि लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री का टेम्परेचर घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर में डिक्रीज आता है। और इसी टेम्परेचर डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ताप दर। तो अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे माउंटेन बना दूं आपका, कौन सा? माउंट एवरेस्ट बना देता हूं। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की जो सबसे हाई पीक्स हैं उनमें क्या जमा होता है दोस्तों? बर्फ जमा होता है। क्या जमा होता है? बर्फ जमा होता है। तो अब बताइए मुझे, अगर मैं नॉर्मली पृथ्वी पे हूं, नॉर्मली पृथ्वी में है और यहाँ का टेम्परेचर अगर 27 से 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है, सपोज करते हैं 27 टू 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर अगर यहाँ पे है और यहाँ से मैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी जानते हैं 848 मीटर है, ये लगभग 9 किलोमीटर हम मान सकते हैं ना। तो देखिए 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना ह्रास होता है टेम्परेचर में? 6.5। जब हम 9 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 9 किलोमीटर जाने पर दोस्तों कितना ह्रास हो जाएगा टेम्परेचर में? कितनी कमी आ जाएगी? 9×54। ओहो,
लगभग 54 और 9 बड़ा 45, आप देख सकते हैं लगभग 59.5 डिग्री का टेम्परेचर ह्रास हो गया, घट गया भैया, घट गया। यहाँ पे 27 था, 27 से घट के कहाँ पे आएगा 59.5 डिग्री और नीचे, मतलब कि माइनस से भी नीचे पहुंच गया ये, सॉरी जीरो से भी नीचे पहुंच गया, माइनस में चला गया। और माइनस में जाने पर अब क्या होगा माइनस में जाने पर वहां पे क्या होगा, बर्फ ही तो जमा रहेगा हमेशा, और क्या होगा, ठीक है। तो ये रीजन है कि माउंट एवरेस्ट की हाई पीक्स पर आपका हमेशा जो है क्या जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्षोभ मंडल में क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचला स्तर होता है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम और जीवन संबंधी सभी घटनाएं जो है घटित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, इसी लेयर में होता है। जेट स्ट्रीम्स पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसी परत में चलते हैं, इसी लेयर में रहते हैं। हेलीकॉप्टर, पक्षी, चिड़िया सब इसी में उड़ते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, इसको हम संवहन मंडल भी बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर पर 165 मीटर ऊपर जाने पर, क्या लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, कितना, सॉरी 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है, या फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके किसके, ट्रोपोस्फेयर के। इसके बाद ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है, जहां पे ये खत्म हो रही होती है और दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या हम, ट्रोपोपॉज, क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। इसके बाद आ जाता है आपका समताप मंडल, क्या आता है, समताप मंडल। तो देखो समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है कि ये क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अगर ना रोके तो क्या होगा, अगर ना रोके तो क्या होगा, जितने भी गोरे लोग हैं यहाँ पे, गोरे चिट्ठे, उन सभी को स्किन कैंसर होने की बीमारी हो जाएगी। जो बहुत गोरे हैं, एकदम मुर्गी से छिले वाले, मुर्गी को छील दो, ठीक है, तो जो वैसे लोग हैं उनको कैसा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे समताप मंडल में क्या होता है, समताप नाम से क्लियर है कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ दूर तक तो फिक्स होता है, टेम्परेचर कुछ दूर तक फिक्स होता है, मीन्स एक समान होता है और इसके बाद घटने लगता है। टेम्परेचर कुछ दूर तक फिक्स होता है और इसके बाद फिर घटने लगता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, घटने नहीं, थोड़ी बढ़ने लगता है। घटा तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे था, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे घटा हुआ था, और इसके बाद यहाँ पे कुछ दूर तक क्या हुआ, एक समान रहा, और इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से बढ़ने लगता है टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन लेयर के नीचे, ओजोन लेयर के नीचे और क्षोभ मंडल की जस्ट ऊपरी वाले पार्ट की बात, मीन्स समताप मंडल के नीचे वाली लेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती, मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती और बहुत ही शांत प्रिय होता है। इसलिए वहां पे वायुयान जो है अपने आप को उड़ाने के लिए बहुत ही सेफ समझते हैं, इसलिए वायुयान जितने भी उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल के नीचे वाली लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे ही उड़ाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओजोन परत के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विरल बादल भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मदर्स ऑफ पर्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों मध्यमंडल में। मेसोस्फीयर्स इसको बोलते हैं। मध्यमंडल मंडल जो दोस्तों जो है, जितने भी आपके वायुमंडलीय परतें हैं उन सब में सबसे ठंडी परत होती है, सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही घट जाता है, टेम्परेचर बहुत ही घट जाता है और घटते घटते पहुंच जाता है कहाँ पे, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कहाँ पहुंच जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का जो भी आपके आते हैं ऊपर से, वो यहाँ पे क्या होते हैं, जलने लगते हैं और जल के फिर राख बन करके आपके अर्थ में गिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर उल्का पूरा नहीं जल पाया तो फिर यहाँ पे एज एक बड़े बड़े स्टोन के फॉर्म में गिरते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ का काम तमाम हो जाता है। डायनासोर जितने भी मरे हैं, बहुत सारे डायनासोर जो है ये आपके उल्कापिंड गिरने से ही खत्म हुए हैं। ठीक है, तो हमने मध्यमंडल पढ़ लिया, सबसे ठंडी परत होती है ये, और इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 50 to 80 किलोमीटर के आसपास होती है। हाँ दोस्तों, यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस सौरमंडल के बारे में कुछ बताना भूल गए थे। गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तथा ठंडी में कम हो जाती है। ऐसा क्यों, गर्मी में क्यों? अरे भाई, गर्मी में यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी तो हवा फैलेगी, फैल करके ऊपर तो जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 3 लेयर पढ़ लिया, सौरमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। अब दोस्तों आते हैं हम आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल की क्या विशेषता है? आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता? विद्युत आवेशित कणों की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। जिससे होता क्या है कि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो वेव्स, पृथ्वी से जाने वाली रेडियो वेव्स को परिवर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है, पुनः पृथ्वी पर क्या करती हैं, भेज देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं जो रेडियो वेव्स को नीचे परिवर्तित करने के काम आती हैं, जैसे डी, ई, एफ और जी। डी, ई, एफ और जी। जो डी लेयर होती है आयनोस्फीयर की, वो दीर्घ तरंगों को ही परिवर्तित करती है। ई जो लेयर है वो मध्यम और लघु दोनों को परिवर्तित करती है। जी सभी प्रकार की तरंगों को, चाहे वो लघु हो, मध्यम हो या दीर्घ हो। तो जी जो लेयर है आपकी आयनोस्फीयर की दोस्तों, उस पृथ्वी से जाने वाली सभी प्रकार की रेडियो तरंगों को क्या करता है, सभी प्रकार के रेडियो तरंगों को वापस भेजता है पृथ्वी पर पुनः, जिससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी लेयर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पे ध्रुवीय प्रकाश की घटना होती है। क्या होती है? ध्रुवीय प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑरोरा लाइट। ऑरोरा लाइट की घटना भी आपके आयनोस्फीयर में ही घटित होती है। ठीक है, अगर हम उत्तरी ऑरोरा लाइट की बात बोल रहे तो उसको बोलते हैं हम ऑरोरा बोरियलिसिस, ऑरोरा बोरियलिसिस। और अगर नीचे की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, मीन्स उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, मीन्स प्रकाशीय जो घटना होती है उसको बोलते हैं हम ऑरोरा लाइट्स। वो कहाँ पे होता है आपका आयनोस्फीयर में। और दोस्तों यहीं पर ही आपके क्या बनाए जाते हैं, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो आपके आयनोस्फीयर में ही बनाए जाते हैं। और ये आयनोस्फीयर आपका किसका पार्ट है, थर्मोस्फीयर का, थर्मोस्फीयर का पार्ट है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं वो किस लेयर में बनाए जाते हैं। तो आयनोस्फीयर अगर ना मिलता है आपको, अगर आयनोस्फीयर ऑप्शन में नहीं मिलता है और थर्मोस्फीयर होता है तो थर्मोस्फीयर ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, वायुमंडल की। तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर से दोस्तों कहां तक होता है, 10,000 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल का विस्तार 640 किलोमीटर से कहां तक होता है, 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। और यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता
बढ़ती जाती है और यहाँ पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन्स की अलग अलग परतें पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। संचार उपग्रह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, वो दोस्तों वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पे? वायुमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अगर भूस्थैतिक मीन्स जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स है तो वो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाएंगे, और ध्रुवीय है तो कहाँ पे 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे। अगर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं तो दोस्तों पोलर सैटेलाइट आपके यहाँ पे आयनोस्फीयर पर ही स्थापित किए जाते हैं। पोलर सैटेलाइट कहाँ पे? आयनोस्फीयर में। और भूस्थैतिक या संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहाँ पे किए जाते हैं? वायुमंडल में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, अर्थ के सबसे नजदीक लेयर कौन सी है? क्षोभमंडल। अर्थ के सबसे नजदीक लेयर कौन सी है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे निचला स्तर होता है, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर घटित होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे अधिक होता है, जेट स्ट्रीम्स पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। कहाँ पे? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है। इसे हम संवहन भी बोलते हैं। और पर 165 मीटर ऊपर जाने पर आपके टेम्परेचर में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आती है? कमी आती है। और इसी को हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल लैप्स रेट। या फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपके टेम्परेचर में या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडी में कम हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं संताप मंडल में। संताप मंडल में ही लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? रोकती है। संताप मंडल की निचली परत में ही, निचली लेयर में ही या निचले भाग में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसमी संबंधी सभी घटनाओं से ये फ्री होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यमंडल की। तो दोस्तों मध्यमंडल जितने भी लेयर्स हैं, यहाँ पे जितने भी परतें हैं, उन सभी में सबसे ठंडी लेयर होती है। मीन्स यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है। उल्का संबंधी घटनाएं दोस्तों क्या होती हैं? यहीं पे उल्का क्या होते हैं? जो आपकी बृहस्पति और मंगल कक्षा के बीच बहुत सारे चट्टानों से बने टुकड़े जो है चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, वो कभी कभी टूट करके वहां से नीचे गिरते हैं। होता क्या है कि नीचे जैसे ही वायुमंडलीय परतों में आते हैं, वो घर्षण के कारण जल करके राख हो जाते हैं और फिर पृथ्वी पे आते हैं, तो उससे कोई दोस्तों नुकसान नहीं होता। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो सीधे जब आएंगे तो जिसके सर में गिरेंगे वो सर फूटेगा, जिस एरिया में गिरेगा कई लोगों को कई किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं आयनोस्फीयर की। तो आयनोस्फीयर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि रेडियो वेव्स कहां से प्रवर्तित होती हैं? आपकी आयनोस्फीयर से। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस लेयर में बनाए जाते हैं? आयनोस्फीयर में। ध्रुवीय घटना किस लेयर का पार्ट है? ध्रुवीय घटना मीन्स ऑरोरा लाइट्स किस लेयर का पार्ट है दोस्तों? आयनमंडल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई लगभग 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होती है। कहां तक होती है? 10,000 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद फिर ये जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसके बाद फिर ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह हैं, संचार उपग्रह, वो आपके बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। सबसे हल्की गैसों का जो परतें हैं, सबसे हल्की गैसों की जो परतें हैं वो आपके बहिर्मंडल में ही पाई जाती हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि।
तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इसको नोट करके और एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। ओके, थैंक यू एवरीवन।